चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और हम लोगों की जो क्लास अभी रन हो रही है वह रन हो रही है चैप्टर टेंस को लेकर। और टेंस में हम लोगों ने ये बारीकी से सीखा है कि किस प्रकार से टेंस को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग आगे डील कर सकते हैं, जिसमें एक भी प्रकार का रूल रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें से सबसे बड़ी बात जो पिछली क्लास में साबित हो चुकी है कि टेंस के जो नाम्स हैं, जो नेम्स रखे जाते हैं, वो नाम कैसे रखे गए हैं, वो नाम टोटल आने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, खुद से याद कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट टेंस के टाइप्स यानी टेंस के नाम्स याद रखते हैं। और यदि आप लोगों को पता हो कि जब हम लोग क्लास 5th या 8 9 में रहते हैं या क्लास 10th में रहते हैं, तो उस क्लास के बच्चे क्या करते हैं, टेंस के टाइप्स को याद करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो अभी पूछते हैं कि बताइए इसका टेंस क्या है, इसके नाम क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको याद करना पड़ता है। और मैंने आपको ये बात बता दिया पिछली क्लासेस में, आप जाकर फिर से देखिएगा कि किस प्रकार से उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट वो भी प्रूव किया गया है कि टाइम टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टाइम के 3 कैटेगरी, ओके, मूल रूप से तो एक ही कैटेगरी होता है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन करके 3 बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्शन के 4 और टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, एक टाइम को चारों एक्शन से एक बार मिलाते जाइए, टोटल 12 टाइप्स आपको निकल कर चले आते हैं। तो वह उसको हमने साबित कर लिया कि हमें नाम्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी। और एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, ब्लंडर मिस्टेक जिसे कहा जाएगा, कि पिछली क्लास में जब हम लोगों ने 12th यानी कि 12वां नाम जब हम लोगों ने डिराइव किया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम एक सबसे बड़ा काम छूट गया था हम लोगों से। अब कहिएगा वो सर कैसे छूट गया और बड़ा काम सर कौन सा था? तो बड़ा काम यह था, ज्यादा सीरियस बात नहीं है, कि हम लोगों को 12 बार ताजी बजाना था। We have to clap 12 times because we have completed our 12th point and I have proved it. So उस समय तो नहीं कर पाए, इस टाइम कर लेते। तो 12 बार काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टेंस कंप्लीट नाम वाला। अब जो हम लोगों का आज का क्लास होने वाला, आज का क्लास जो अभी से स्टार्ट होगा, यह होगा स्ट्रक्चर को लेकर। हम लोग क्या करते हैं, जो ही टेंस हमारे माइंड में सुनने को आता है तो हमें लगता है कि टेंस यानी कि स्ट्रक्चर्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये एक का मतलब एक का 6, फिर 12 × 6 = 72 स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। फिर उसको याद करना, समझना, बनाना, ये करना, वो करना, ढेर सारे कंफ्यूजन जिसमें कि याद होते हैं, नहीं होते हैं। और आपको पता है, यदि एक भी सेंटेंस यदि आपको लिखना है तो कोई भी सेंटेंस ऐसा है ही नहीं जिसमें स्ट्रक्चर की जरूरत है ही नहीं। आपको टेंस की मदद लेनी ही पड़ेगी, यानी कि स्ट्रक्चर तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो विदाउट टेंस वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। बिना टेंस के हम लोग एक भी सेंटेंस को टच नहीं कर सकते हैं। एंड द मेन पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, नेवर, वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विदाउट यूजिंग द टेंस। उस टेंस को यूज किए बिना हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। बिकॉज इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड द बेसिक पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज, then you have to learn or you have to get the concept of tense. Without it you cannot express yourself, you cannot define yourself, you cannot deliver your thoughts, you cannot deliver a speech, you cannot make the person understand that what is you going to say, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, you can't, never. So you have to learn the concept of tense. तो हमें जो आज सीखना है, यह सीखना है, जो आज क्लासेस स्टार्ट होगी, कि कैसे हम लोग जो है बिना किसी स्ट्रक्चर की मदद के हम टेंस को सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज से आप यह सीखिएगा कि टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीज आप एक तरह से उड़ा देंगे, जैसा कि हमने नाम में सीख लिया है। तो उसके लिए क्या करना है, टेंस में
यदि आपको टोटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझना है कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्राइमरी वर्ब करके आता है, उस प्राइमरी वर्ब के फॉर्म को आपको समझना पड़ेगा। अब वो प्राइमरी वर्ब क्या है सो समझिए। तो टेंस का यदि स्ट्रक्चर हमें समझना है, टेंस के स्ट्रक्चर्स को यदि हम लोग चाहते हैं समझना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब, ये प्राइमरी वर्ब ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल अपना रखता है टेंस में। इसके बिना आप टेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, और यदि आप इसके बिना टेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो टेंस के बिना आप किसी सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और यदि सेंटेंस को ही आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो रही बात फिर इंग्लिश लैंग्वेज का स्पोकन कैसे आप इमेजिन कीजिएगा, बोलिएगा कैसे, बात समझ रहे हैं। और चैप्टर की यदि बात कीजिएगा, तो यदि आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझने के लिए आपको प्राइमरी वर्ब को समझना जरूरी है, फिर वॉइस कैसे होगा, नरेशन कैसे होगा, क्वेश्चन टैग कैसे होगा, कैसे बनाइएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिखिएगा, वो भी तो लिखना जरूरी है। तो आते हैं उस प्राइमरी वर्ब के लिस्ट को मैं लिख देता हूं। प्राइमरी वर्ब हम लोगों के पास 3 है, बी, हैव, डू, ये 3 होते हैं प्राइमरी वर्ब। बी, हैव, डू, इस तीनों के वर्ब फॉर्म है। अब वो वर्ब फॉर्म किस प्रकार से आते हैं सो देखते हैं। बी, सही सीखिएगा ताकि आगे की सारी जानकारी आपको मैं बेहतर रूप से आपके तक पहुंचा सकूं। बी, हैव, डू, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये फिफ्थ फॉर्म आपको जानने जरूरी है, जिसमें से बी, हैव और डू को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वर्ब कहते हैं, और प्राइमरी वर्ब का बेसिक फॉर्म हम लोग इसे कहते हैं। बेसिक फॉर्म, ये जो आपको दिख रहे हैं बी, हैव, डू, इसको हम लोग बेसिक फॉर्म कहते हैं, प्राइमरी वर्ब का बेसिक फॉर्म। अब इसका वर्ब फॉर्म कैसे चलता है सो देख लेते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर, बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर, बी का सेकेंड फॉर्म वाज, वर, बी का थर्ड फॉर्म बीन, बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग, बी का फिफ्थ फॉर्म इज। ये वर्ब फॉर्म हम लोग जो पढ़ते हैं, वर्ब फॉर्म में ये सबसे अपने आप में सबसे लंबा वर्ब है, सबसे बड़ा, इससे ज्यादा वर्ब फॉर्म होता नहीं है। जनरली हम लोग जब वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं तो उसका V1, V2, V3, V4, V5 रहता है, जिसमें से एक एक होते चलता है, एक एक है। लेकिन बी एक अकेला है, जिसमें गौर कीजिएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आपको 2 मिलेंगे, एम आर, सेकेंड फॉर्म में वाज, वर, उसके बाद बीन, बीइंग, इज। और ये वर्ब फॉर्म जो बी आप देख रहे हैं, इसमें एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, इस सब का क्लास होता है। अभी तो मैं कहूंगा इसको याद कर लीजिए, लेकिन इस सब का फॉर्म का क्लासेस है। यदि आपको इंग्लिश को समझना है तो इस सब के फॉर्म को आपको समझना पड़ेगा, और सब फॉर्म को आप समझे कि ना समझे कि प्ले का प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस होता है, राइट का रूट, रिटन, राइटिंग, राइट्स होता है, वो तो चूंकि मेन वर्ब आ जाता है जो एक्शन वर्ब का काम करता है। लेकिन यदि इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो इसके बी के फॉर्म को समझना बेहद जरूरी है। खासकर ये जितने भी हैं बी का, एक पल के लिए मैं दूसरों को छोड़ दूं और सारे वर्ब को यदि मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज। और यदि आपको पता होगा तो मैंने आप ये यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यदि आप जाइएगा तो वहां पर आपको लेसन शायद थर्ड या फोर्थ में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने ये सारे फॉर्म करवाए हुए हैं। एम आर और इज की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वाज, वर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बी फॉर्म मैंने इनडायरेक्टली तो वहां पे पूरा क्लासेस रखा हुआ है कि बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है एम आर और इज, फिफ्थ फॉर्म भी मिला दिया जाए तो उसका कहां कहां यूज हम लोग कर सकते हैं, किस किस जगह किस प्रकार के हम अपने एक्सप्रेशन को बयां कर सकते हैं एम, इज, आर की मदद से। ये मत सोचिए कि एम, आर, इज का मतलब होता है सिर्फ इसका होता है हूं, ट्रांसलेशन में ऐसा कहा जाता है। एम मतलब हूं हो गया, इज मतलब है हो गया, आर मतलब वो, पता नहीं क्या क्या होता है, उतना नहीं है। आपको हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश समझना है तो एम, आर, इज के यूज को समझने पड़ेंगे, जिसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो, उसे बाकायदा लेसन थर्ड या फोर्थ में मिलेगा।
फर्स्ट में तो शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकंड में सिंटैक्स होगा, फोर्थ और फिफ्थ में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा MR और फिर आगे मिलेगा वाज वर, तो मिला हुआ है। आगे आपके और भी प्लेलिस्ट बनने वाले हैं, सब शेड्यूल मैंने किया हुआ है कैसे कैसे पढ़ाना है, और सारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे होंगे, जिसको मैं प्रूव कर दूंगा कि देयर इज नॉट अ सिंगल रूल इन इंग्लिश ग्रामर, है ही नहीं है, बस उसको समझने की देरी है। बात समझे? तो MR वाज वर बीन बीइंग इज। हैव के बारे में बात करें तो हैव जो बेस फॉर्म है उसका फर्स्ट फॉर्म भी हैव ही होता है, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म क्या आ जाते हैं? हैज आ जाते हैं। डू का सिंपल है डू, डिड, डन, डूइंग और आगे जाइएगा तो डस। तो ये तीन आपके पास प्राइमरी वर्ब है, जिसमें से बी का हो गया है MR वाज वर बीन बीइंग इज, हैव का हो जाता है हैव, हैड, हैविंग, हैज, डू का डू, डिड, डन, डूइंग, डस। ये आपके प्राइमरी वर्ब है। तो इसको कहीं ना कहीं आप इसको गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे इसके हम लोग उपयोग को यूज को समझेंगे, ओके, उसे भी करना है। तो ये था आपका प्राइमरी वर्ब, जो आपको पूरे स्ट्रक्चर या पूरे ग्रामर में मदद करने वाला है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं आकर। अब इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि हमें सीखना है टेंस को। तो आपको पता है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, या टेंस इक्वल, सबसे पहला बात मैंने बोला था वर्ब, फिर आगे बोले, आगे आपको प्रूव किया गया टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होते हैं, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। और टाइम जो एक्सप्रेस करेगा वो भी एक वर्ब होता है, और एक्शन को जो एक्सप्रेस करेगा वो भी क्या रहता है? एक प्रकार का वर्ब ही रहता है। तो टेंस तो कुछ नहीं है, टेंस तो बकायदा इज अ टाइप ऑफ वर्ब। टेंस जो हम लोग पूरा पढ़ते हुए वर्ब का ही एक चैप्टर्स है। ये मैंने जब प्रूफ किया है टेंस इक्वल वर्ब, मैंने प्रूफ किया स्टार्टिंग में, वो मैंने ये बात प्रूफ करके रखा हुआ है। क्योंकि टेंस वाले पढ़ते क्या है? टेंस में यही पढ़ते हैं कि इज, MR, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इसका यूज कहां करना है? ये सब तो वर्ब है। तो टेंस में आप कहां कुछ ज्यादा चीज पढ़ते हैं? टेंस में सिर्फ हम लोग जो है वर्ब ही तो पढ़ते हैं, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अब इसमें आते हैं, अब हमें टेंस इक्वल वर्ब होता है, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टाइम को एक्सप्रेस कौन करेगा? वर्ब। एक्शन को एक्सप्रेस कौन करेगा? वर्ब ही एक्सप्रेस करेगा। और मैंने कहा कि प्राइमरी वर्ब टेंस के लिए जरूरी है। तो इसमें से ही वर्ब होंगे जो आपको टाइम को भी एक्सप्रेस करेंगे और एक्शन को भी एक्सप्रेस करेंगे। यदि ये टेंस का प्राइमरी वर्ब है और टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है, तो यही प्राइमरी वर्ब होंगे जो कहीं ना कहीं आपको टाइम भी एक्सप्रेस करके देंगे और आपको एक्शन को भी एक्सप्रेस करके देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही उठाएंगे प्राइमरी वर्ब ही, क्योंकि यही टेंस का बेस है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टाइम के बारे में, कि इसमें से कौन कौन से वर्ब है जो टाइम को बतलाएंगे, और यदि वो टाइम को बतलाएंगे तो किस टाइम को बतलाएंगे, तो उसको समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वर्ब में ध्यान रखिएगा, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यह प्रेजेंट टाइम को दिखलाने का काम करता है। प्रेजेंट टाइम, कौन सा टाइम? चाहे बी हो, हैव हो या डू हो, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ये आपको प्रेजेंट टाइम को दिखलाने का काम करेगा। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है यह पास्ट टाइम को दिखलाने का काम करेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को दिखलाने का काम करता है। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपको प्रेजेंट टाइम दिखाने का ही काम करता है, प्रेजेंट टाइम। तो बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि जो बी, हैव, डू जो प्राइमरी वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों प्रेजेंट टाइम की ओर जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये दोनों आपको प्रेजेंट टाइम को ही दर्शाने का काम करता है। और वही जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है, यह आपको पास्ट टाइम को दिखलाने का काम करेगा। वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टाइम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टाइम को दिखलाने का काम करेगा। तो टाइम के बारे में हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम को दिखाने का ये काम करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये किसी टाइम को शो नहीं करते हैं, इनका काम टाइम को शो करना नहीं है। तो टाइम के बारे में जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, बस उतनी बातें समझा के रखिए।
माइंड में कुछ और क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो क्वेश्चन में भी राइज मतलब बोलना नहीं चाहता हूं, वरना हमारे पॉइंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। लेकिन आगे आपको क्लैरिटी दी जाएगी कि मैं वो पॉइंट कुछ बातें क्यों नहीं लिख रहा हूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस माइंड में रन हो रहे हैं वो सारे मुझे पता है। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बात समझे? तो यदि कुछ क्वेश्चंस हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बात समझे? वरना आगे जब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सारे आपके जवाब मिल जाएंगे। बी पैटर्न्स। चलिए आगे आते हैं। अब एक्शन के बारे में यदि बात करते हैं तो एक्शन में इतना ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि एक्शन सिंपल होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, इस प्रकार के एक्शन चलते हैं। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये आपको सिंपल एक्शन की ओर लेके जाएगा, सिंपल एक्शन। वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी सिंपल एक्शन की ओर लेके जाएगा। यानी वर्ब का, क्योंकि आपको टाइम जब एक्सप्रेस कोई वर्ब करेगा तो एक्शन भी कौन एक्सप्रेस करेगा? वर्ब भी करेगा, और यही आपका प्राइमरी वर्ब है। तो इसी को आपको टाइम भी एक्सप्रेस करने देना और इसी को आपको एक्शन को भी एक्सप्रेस करने देना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल एक्शन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी सिंपल एक्शन, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी यह भी सिंपल एक्शन, यह भी सिंपल एक्शन की तरफ ही जाता है। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है यह परफेक्ट एक्शन। ये कौन सा एक्शन? परफेक्ट एक्शन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक्शन, आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूअस एक्शन की ओर जाएगा। फिर समझिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल एक्शन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल एक्शन, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक्शन और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंपल एक्शन। तो जब एक्शन की बात आएगी तो पांचों वर्ब फॉर्म फ्रॉम 1 to 5 ये सब एक्शन को शो करेंगे, लेकिन सबका अलग अलग काम है। इसमें कॉमन में क्या आ जाता है, ध्यान रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकेंड और वर्ब का फिफ्थ यह जो है सिंपल एक्शन को शो करेगा, सिंपल एक्शन। वही जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है यह परफेक्ट एक्शन की ओर चला जाता है, परफेक्ट एक्शन की ओर। और जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यह कॉन्टिन्यूअस एक्शन की ओर चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन की ओर चला जाएगा। तो टाइम की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टाइम, सेकेंड फॉर्म पास्ट टाइम। बाकी बात जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बच जाते हैं उनका टाइम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। लेकिन यदि एक्शन के बारे में बात करेंगे तो सारा वर्ब उठ के चला आता है, सारा वर्ब फॉर्म उठ के चला आता है प्राइमरी वर्ब का, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म सिंपल एक्शन, थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन और फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करेगा। ये हम लोगों ने प्राइमरी वर्ब को समझा है कि प्राइमरी वर्ब का आगे आने वाले टॉपिक्स में कितना बड़ा योगदान होने वाला है। इसको आप कभी हल्का नहीं समझिएगा। आने वाला टाइम ये इतने बड़े बड़े पॉइंट्स को गर्दा छुड़ाता है और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को गर्दा छुड़ा देता है, मतलब उसको इजी वे में सॉल्व करके रखेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें यदि प्राइमरी वर्ब यदि आप जिस दिन समझ गए ना, उसके ध्यान, मेरे अनुसार जो प्राइमरी वर्ब है बेहद इंपॉर्टेंट है, मेरा बहुत ही फेवरेट है बहुत, क्योंकि प्राइमरी वर्ब के मदद से लगभग चैप्टर को मैं समझा सकता हूं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, रूल्स नहीं। इसके बेसिस पे यदि मैं दावा करूं तो लगभग इंग्लिश ग्रामर में यदि मान सकते हैं कि 100% यदि रूल को यदि मैं मानूं तो 60% तो इसको पर निपटा सकते हैं इसी पर। 100% यदि मैं बात करूं क्योंकि उतने बड़े बड़े चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं इसकी मदद से, इसलिए मैं से एबव मतलब 50% से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका काम है जो आपको आने वाले क्लासेस में दिखेंगी और जो मैं अपने क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं और वो बात मानते हैं कि आपने भैया अच्छा कहा, अपने सर अच्छा कहा, कि इसको समझना बेहद जरूरी है। तो एमआर और एमआर इज वाज वर्क क्लासेस आपके अपलोडेड है। आगे की जो बची हुई क्लासेस उसको भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना अच्छे से है। आपको भी पढ़ना है, मेरे को भी पढ़ना है। पढ़ाना तो वो ठीक है, मैं तो कहता हूँ मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद सीखता हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ। अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं माइंड से सोचने वक्त, जो मैंने खुद कभी क्लास में बैठ के जब मैं पढ़ता हूँ सेल्फ स्टडी के टाइम, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे बोलूंगा। लेकिन जब मैं टॉपिक्स को रन करने के लिए मार्कर उठाता हूँ, व्हाइट बोर्ड के सामने आता हूँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जो मैं तो कभी नोटपैड पे लिखता भी नहीं हूँ।
इसलिए मैं कहता हूं मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी सीखता हूं आप लोगों के साथ। तो हम लोगों का जो क्लास होना चाहिए वो डिबेट वाला होना चाहिए, जिसमें से आप एक अच्छा पॉइंट अराइज करें, मैं उसको डील करूं, या मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछूं और आप कोई उसका रिप्लाई दें। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। ये जो इंटरेक्शन होता है ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन बंद हो गया तो समझ जाइएगा नॉलेज का कोई जगह ही नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए किसी भी तरीके से स्टूडेंट और टीचर के साथ इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, ये कोई शक नहीं। क्वेश्चन पूछने में किसी प्रकार का हमें कोई बंच ऑफ थॉट्स नहीं होने चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में आइए, सीखिएगा। नॉलेज ऑलवेज आपके साथ रहेगा, चाहे कोई आपके साथ साथ रहे ना रहे, क्योंकि ये आपके माइंड को शार्प बना सकता है। बात समझे? तो मेरा काम यही रहेगा कि आपके माइंड को शार्प बनाना नॉलेज के थ्रू, और हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते रहना। मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, और सीखते रहेंगे जब तक कि साथ रहेंगे। और जब नहीं भी साथ रहेंगे ना हम और आप, तो ये नॉलेज साथ जरूर रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी को यदि बेहतर चीज यदि आपको देनी है ना, अक्सर हम क्या करते हैं, किसी को हमें अपनी उसको मतलब अपनी जगह बनानी है उसका लाइफ में, या हमें कुछ उसे देना है, तो कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ ऐसा थिंग्स दे देते हैं जिसको वो याद रखे। मत दीजिए ऐसा सब, उसे कुछ सिखा दीजिए जिसको लाइफ लॉन्ग याद रखे। उसको नॉलेज दीजिए किसी प्रकार से, कोशिश कीजिए कि वो मेरी वजह से कुछ सीख चुके कि सीख जाए, क्योंकि जब उसको कुछ सीख मिलेगी लाइफ से तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा बिना किसी गिफ्ट के। इसमें कोई रुपया नहीं लगता है। इसलिए लर्निंग जो है बेस्ट प्रोसेस है या बेस्ट गिफ्ट माना जाता है जो आप किसी को दे सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट और टीचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो फिर से याद रखिएगा, किसी को यदि आप चाहते हैं कि वो मुझे जिंदगी भर याद रखे, तो उसको सीख दीजिए, उसको सिखाइए, चाहे वो चीज सिखाने में आपको दर्द ही फील क्यों ना हो। शायद सामने वाले को लगे कि उसने मुझे धोखा ही दिया है, वो सह लीजिए, क्योंकि जब तक कुछ आप सहिएगा ना, आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपके पास जो बेस्ट पर्सन है उसको सिखाइए, और सिखाने में आपको पेन होगा, दर्द होगा, तो उसको सहिए, छोड़िए नहीं। हो सकता है कि रिश्ता टूट जाए, आपको ब्लेम करने लगे, लोगों को कंप्लेन करें, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल उस पर्सन को यह रियलाइज होगा, यह महसूस होगा कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो जब भी कुछ कीजिए तो शॉर्ट प्रोसेस मत रखिए, लॉन्ग प्रोसेस में जाइए। किसी के लाइफ में लंबा बना रहना है, शॉर्ट पीरियड में नहीं। इसलिए देखिएगा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर को लाइफ लॉन्ग याद करते हैं, चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो जाए। वो याद रहता है कि वो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी, वो पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी, या कभी कोई दोस्त ऐसी बात सिखा देता है तो वो कहता है कि उस दोस्त ने मुझे वो बात सिखाई थी। उसके लिए कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मेमोरी क्रिएट कीजिए, याद क्रिएट कीजिए अच्छा वाला, जिसमें कोई सीख मिले उसको, लाइफ में अपने आप को कुछ ऐड कर पाए। क्योंकि आप खुद अपने लाइफ से नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आपके आसपास के लोग वैसा सिचुएशन क्रिएट ना करें। बात समझे? यदि कोई इंसान चाहता है कि मैं खुद से ही सीख सकता हूं, कहना गलत है। खुद से कैसे सीखोगे? एक बंद कमरे में आपको छोड़ दे, आप सीख पाइएगा? ही नहीं। हाँ, उसी बंद कमरे में कुछ लोग यदि आपके साथ रख दे तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीख जाइएगा। इसलिए हम लोगों को लोगों से थोड़ा जुड़ के रहना चाहिए, सीखना चाहिए। अब कुछ बातें सीखने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है लाइफ में। हर चीज लाइफ आपको प्लेट में सजा कर नहीं देगा कि लीजिए आप सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको खुद प्लान करना पड़ता है कि मुझे ये लाइफ में जरूरत होगा तो मुझे ये चीज जल्दी सीखना है, लेकिन वो आप सीख नहीं पा रहे हैं। तो आप एक वैसा प्लान बनाइए, प्लानिंग कीजिए कि ताकि उस प्रोसेस आप गुजरिए और आप उसको सीखिए। यदि आपको 10 चैप्टर सही से सीखना है तो आपको कहीं मिलेगा थोड़ी। आप इसको सीखने के बाद, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद, जितने प्रकार के बुक्स हो सकते हैं, यदि आपके पास टाइम हो, सब बुक्स के आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए।
तो आप खुद एक एम बनाएगा तब ना कि मुझे टेंस सीखना है, तो मुझे सारा एक्सरसाइज से निकल जाना है। और जब वो सारा आप प्रैक्टिस करते हो आप निकलेगा तो आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो कुछ जिंदगी आपको सिखाएगा और कुछ आप खुद प्लानिंग क्रिएट करके उससे सीखिएगा। तो दोनों चीज आपके हाथ में होने चाहिए, जिंदगी से भी सीखिए, और यदि जिंदगी बाद में सिखाएगी, लग रहा है कि मुझे अभी जरूरत पड़ेगा मेरे यहाँ तक पहुंचने में, आज मुझे लग रहा है कि लाइफ अभी नहीं सिखा पाएगी, इसको सोच के देखिएगा, तो आप खुद एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उस सिचुएशन से होकर गुजरिए। अब उसमें चाहे आपको हैप्पीनेस मिले या सैडनेस मिले, चाहे आपको सुख हो या दुख हो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस पे ध्यान मत दीजिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। बात समझे? तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा और इस प्राइमरी वर्ड को थोड़ा ध्यान से रखिए। मैं आज इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको यदि मैं आज डिस्कशन करना शुरू करूंगा स्ट्रक्चर वाला पे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो अगली क्लास जब हम लेंगे तो प्राइमरी वर्ड का ये लिस्ट मैं ऊपर लिख दूंगा और तब चलेगा उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होता है। चलिए, तो आज की बातें इतनी ही रही। ओके, सीखिए, खूब सीखिए। नॉलेज जैसा आपका बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट पार्टनर कोई नहीं हो सकता है। नॉलेज पे ध्यान दीजिए, अदर बातों पे ध्यान मत दीजिए। अब खूब सीखिए, हो सकता है आगे आने वाले लाइफ में आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन ये नॉलेज ही होगा, क्योंकि नॉलेज क्या करता है, आपके माइंड को शार्प बना देता है, और जिसका माइंड शार्प है वो सिचुएशन को उतने अच्छे तरीके से डील कर सकता है। तो मैं तो कहूंगा लर्निंग प्रोसेस कभी बंद मत कीजिए, नॉलेज को सीखते रहिए, लेते रहिए। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, आप भी रखिए, ताकि हम सब यदि साथ में रहें तो आगे की जर्नी साथ बिता पाएंगे। हमें भी आपसे सीखना है, आपको भी हमसे सीखना है। सो आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय।